ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। शांति का संदेश वाहक भारत। अभी आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब पोलैंड के बाद यूक्रेन की यात्रा पर गए हुए हैं ना, तो उसी के संदर्भ में ये लिखा गया है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको पोलैंड देखने को मिलेगा। ये यूक्रेन है, ये रूस है। और रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। वर्तमान वैश्विक भू राजनीति के केंद्र बिंदु यूक्रेन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे समय यूक्रेन पहुंचे जब 2022 से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अनेक शक्तियों के हस्तक्षेप और प्रतिस्पर्धा का मैदान बन गया। मूलतः यह संघर्ष रूस की ऐतिहासिक महत्वाकांक्षा, उसके असुरक्षा भाव और यूक्रेन की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता से सरोकार रखता है। यूरोप के देशों और अमेरिका ने इस युद्ध में जिस प्रकार यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक सहायता की है, उससे यह टकराव वैश्विक स्थिरता और शक्ति संतुलन की समस्या बन गया। ऐसे परिप्रेक्ष्य में उभरती विश्व शक्ति भारत की भूमिका को लेकर काफी अपेक्षाएं। यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस की खुले तौर पर निंदा करने और रूस के संग अपने सैन्य और ऊर्जा व्यापार को घटाने हेतु पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर तीव्र दबाव रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए रूस के प्रति कठोर रवैया नहीं अपनाया और इसी के साथ भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना जारी रखा। यूक्रेन को मानवीय सहायता देना तथा उसके नेताओं के साथ नियमित बैठकों और बातचीत का सिलसिला कायम रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दोहरी नीति को समझाते हुए स्पष्ट किया कि भारत दशकों से सभी देशों से समान दूरी बनाने में लगा हुआ था, पर अब वह सभी देशों से समान निकटता बनाने की राह पर है। यानी गुटनिरपेक्षता की पुरानी जंजीर तोड़कर आज भारत बहुपक्षीयता के पथ पर चल रहा है, जो कि उभरती महाशक्ति के लक्षण है। इसी बहुपक्षीयता का संकेत मोदी के यूक्रेन दौरे से मिल रहा है। ध्यान रहे कि उन्होंने हाल ही में रूस की यात्रा भी की हुई थी और देखिए, हम लोगों ने किसी का साथ नहीं दिया। हम लोग न्यूट्रल बने हुए हैं, ना तो हम लोगों ने रूस के पक्ष में गए, ना ही हम लोग यूक्रेन के पक्ष में गए। गत 2 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर अनेक पक्षपातपूर्ण प्रस्ताव लाए गए। उन पर अधिकतर बार भारत ने तटस्थ रहने का चयन किया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या तटस्थ रहे हम लोग। और जुलाई 2024 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस एक तरफा प्रस्ताव का समर्थन करने से मना कर दिया था, जिसमें रूस से यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता तुरंत बंद करने का आग्रह किया गया था। गौरतलब है कि भारत के अलावा 59 अन्य देश थे जिन्होंने तटस्थ रहना पसंद किया था। और जून 2024 में स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति शिखर वार्ता की विज्ञप्ति पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। अपने रुख को समझाते हुए कहा था कि केवल वे विकल्प ही स्थायी शांति स्थापित कर सकते हैं जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। आलोचकों ने इसके आधार पर भारत पर ताने कसे वह वस्तुतः रूस के पक्ष में है और वह केवल आप देखेंगे कि दिखावे के लिए अपने आप को निष्पक्ष दर्शा रहा है। लेकिन जिस जटिल मोड़ पर यह युद्ध आ खड़ा हुआ, धीरे धीरे भारत के रुख में ही तर्क संगतता और बुद्धिमानी साबित हो रही है। पक्षीयता एक रचनात्मक व्यवस्था है, अवस्था है। भारत इसके जरिए बटे हुए विश्व के सभी पक्षों के साथ आपसी हित साध रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक किरदार निभाने की स्थिति में आ गया है। जैसे जैसे रूस यूक्रेन युद्ध गतिरोध में फंसता गया, वैसे वैसे पश्चिमी शक्तियों ने बार बार मोदी से आग्रह किया कि वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मित्रता का प्रयोग करके उन्हें इसके लिए मनाए कि वह यूक्रेन में आक्रमण बंद कर दें और बातचीत से कोई हल निकालें। लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते थकान स्वाभाविक है। आज अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश इस दलदल से निकासी का रास्ता खोज रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इस खोज में मार्गदर्शक बन सकता है। और बहुत पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 2 टूक कहा था कि यह युद्ध का नहीं है। कुछ माह पहले मॉस्को में भारत रूस शिखर बैठक के समय जब यूक्रेन में रूसी हमलों से अनेक बेगुनाह मारे गए, तो मोदी ने पुतिन से साफ कहा, बम बंदूक गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती है और संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं पाया जा सकता है। भारत का किरदार केवल बातों तक सीमित नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि इस युद्ध में विभिन्न पहलुओं पर
दूसरों ने संदेश भेजने के लिए हमारा उपयोग किया है। भारत ने काला सागर अनाज गलियारा बनाने के लिए तुर्की और रूस के बीच कुछ दृष्टिकोण और चिंताओं को बांटने में योगदान दिया है। 2022 में इसी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी काम किया था। इस वर्ष भारत ने रूस और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को संदेश भेजकर संवेदनशील जापोरिजिया बिजली संयंत्र की सुरक्षा के बारे में यूक्रेन की चिंताओं के संबंध में भी सकारात्मक योगदान दिया। भारतीय कूटनीति ने ऐसे छोटे छोटे उपक्रमों को बढ़ावा दिया जो जीवन बचा सकने में सहायक होने के साथ बुनियादी ढांचे की रक्षा कर सकते हैं। वास्तव में इसी प्रकार दीर्घकालिक शांति के लिए ठोस आधार तैयार किया जा सकता है। प्रभावित विकासशील देशों जैसे खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गंभीर रूप से बाधित हुई है के अधिकारों की हिमायत करते हुए भारत ने दुनिया की बहुसंख्यक आबादी के प्रवक्ता की भूमिका भी निभाई है। और ये रही बात सीधे दोनों पक्ष के बीच मध्यस्थता करने की, तो इसमें अन्य देशों द्वारा कई पहल की जा चुकी हैं जो असफल रही हैं। और आप देखिए तुर्की, सऊदी अरब, ब्राजील, चीन, अफ्रीकी देशों के समूह और रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस ने विभिन्न किस्मों के शांति प्रस्ताव, सम्मेलन और युद्ध विराम के विचार सामने रखे, लेकिन बात बनी नहीं है। वास्तव में जब तक रूस और यूक्रेन स्वयं राजी नहीं होते तब तक उन्हें युद्ध भूमि से में डटे रहने में अपना भला नजर आता है, तब तक वो मध्यस्थता व्यर्थ है। भारत सही अवसर पर शांति निर्माता हो सकता है और तब तक शांति के निर्मित और संदेशवाहक बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। रूस यूक्रेन मामले में राष्ट्रीय हितों पर आधारित मोदी सरकार की कूटनीति संतुलित एवं उचित है, इस पर हमें गर्व करना चाहिए। लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन है, इनका नाम है श्री राम चौलिया। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दिया करिएगा। बरसात और बाढ़ से बढ़ता नुकसान। और देखिए मानसून आता है, बरसात का टाइम आता है, तो इस तरह की घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती भी हैं। तो आप देखिए इन दिनों केरल में वायनाड के बाद त्रिपुरा के अनेक हिस्से भारी बरसात और बाढ़ से त्रस्त हैं। सच तो यह है कि देश के साथ दुनिया के अनेक हिस्सों में अतिवृष्टि घटित घटनाएं हो रही हैं। ये प्रकृति के बदलते स्वरूप की ओर इशारा कर रही है। तीव्र वर्षा के पीछे वह प्रचंड गर्मी ही मुख्य कारण है जिसने इस बार पृथ्वी को भट्टी बना दिया। इस कारण हुई भारी बाष्पोत्सर्जन को किसी न किसी रूप में पानी के रूप में गिरना ही था। इस बार तीव्र वर्षा ने मात्र हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड में ही कहर नहीं बर पाया, बल्कि केरल के वायनाड से लेकर असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा आदि में अपना असर दिखाया। स्पष्ट रूप से यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की देन है। ये आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। तो ये प्रभाव जरूर याद रखा करिएगा। और जब भी अधिकांश बारिश होगी तो हमारा मौजूदा आधारभूत ढांचा टिक नहीं सकेगा। ऐसे में अगर भविष्य में ढांचागत विकास को लेकर गंभीरता न बरती गई तो नुकसान और बढ़ेगा। हम पर्यावरण के अनुरूप आधारभूत ढांचे के विकास की समझ से अभी भी बहुत दूर हैं। हमारे ढांचागत विकास में इस पहलू की कमी शुरुआत से ही रही है और अब सबसे बड़ी जरूरत एक बेहतर आधारभूत ढांचे के विकास की नीति की है और जिससे नई परिस्थितियों के अनुसार विकास किया जा सके। पिछले एक दशक में बाढ़ या फिर तेज बारिश से सबसे अधिक नुकसान आधारभूत ढांचे को ही हुआ है। और जब आप देखिए अतिवृष्टि से माल के साथ जान का भी नुकसान हो रहा है। इस बार की बारिश ने पिछले कुछ दशकों में सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव डाला है। देश के आधे से ज्यादा क्षेत्र इसकी सीधी चपेट में आए हैं और वायनाड में तेज बारिश के चलते भूस्खलन में ही मरने वालों की संख्या 300 से ऊपर पहुंच गई। कई गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। बिहार और पंजाब ने भी बारिश के गहरे दुष्प्रभाव झेले। उत्तराखंड में लोगों ने जान गंवाई तो हिमाचल प्रदेश में भी। हिमाचल में तो एक गांव पूरी तरह खत्म हो गया। अब त्रिपुरा में तबाही हो रही है। बारिश और बाढ़ के चलते हजारों हेक्टेयर भूमि पर खेती बाड़ी संकट में आ गई और अभी आर्थिक नुकसान का आकलन सामने नहीं आया। वह अधिक ही होगा। कितनी जान गई और कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, इसका सटीक आंकड़ा मानसून के अंतिम चरण में ही पता चलेगा। यदि इस बार मानसून लंबा खींचा तो नुकसान बढ़ने की आशंका है। इसका दोष अनियंत्रित विकास कार्यों को दिया जा रहा है। इसके अलावा वनों की कटान और प्रकृति से छेड़छाड़ भी इसके बड़े कारणों में माने जा रहे हैं। इस पहलू को हमें बेहतर तरीके से समझना होगा। प्राकृतिक और मानव जनित जो कारण रहते हैं ना इस तरह की आपदाओं के लिए, वो नोट कर लिया करिएगा। हमें अपनी सुख सुविधाओं के लिए पृथ्वी से सीमा से अधिक संसाधन ले रहे हैं और इसके कारण पृथ्वी के तापमान में कहीं ज्यादा वृद्धि हुई है और इससे समुद्रों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। चूंकि समुद्र पृथ्वी का बड़ा हिस्सा है, इसलिए इनके तपने से अल नीनो जैसे प्रभाव पैदा हो रहे हैं और जिसके ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं। तूफान और अतिवृष्टि का कारण अल नीनो ही है।
प्रचंड गर्मी और उसके बाद बाढ़ का सिलसिला जारी सारी दुनिया की समस्या बन गई। पहले इन आपदाओं की मार गांव पर ही पड़ती थी, पर इस बार इसने शहरी क्षेत्रों को भी लपेट लिया। हमारे शहरों में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण पानी के रास्तों को रुकना रहा। शहरों में आप देखिए ड्रेनेज सिस्टम बदतर है, क्योंकि कभी कल्पना नहीं नहीं की गई थी कि कम समय में इतना अधिक पानी बरसेगा। एक दशक पहले शहरों में वर्षा उतनी नहीं होती थी जितनी अन्य जगह। इसका बड़ा कारण यह था कि शहरों में बढ़ते तापमान के कारण एक ऐसा दबाव बन जाता था जिससे वर्षा निम्न स्तर पर होती थी। लेकिन कुछ समय से बदलती जलवायु ने यह बता दिया कि अब कोई सुरक्षित नहीं है। सीधा संदेश यही कि एक सीमा से अधिक छेड़छाड़ प्रकृति को स्वीकार नहीं है। विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खूब छेड़छाड़ हुई है। ऐसा करते समय उपयुक्त आधारभूत ढांचे के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि हम बाढ़ के डर से विकास से मोह नहीं मोड़ सकते हैं। मानव जाति के उत्थान के लिए यह अपरिहार्य है। यह बात पूरे हिमालय परिक्षेत्र से लेकर दक्षिण भारत तक के लिए मान्य है। लेकिन इस विकास की एक सीमा तय कर प्रकृति से छेड़छाड़ को रोकना होगा। यह काम सभी देशों को एक साथ करना होगा, क्योंकि एक देश के सतर्क हो जाने से संकट टलने वाला नहीं है। प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण हुए जलवायु परिवर्तन के कारण ही आज हम किसी भी मौसम का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। बारिश हमारे लिए आसमानी आफत की तरह हो चुकी है। पहले यह पहाड़ों तक सीमित थी, पर अब पूरे देश में इसका व्यापक प्रभाव दिखता है। अब परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। अल नीनो के बाद ला नीना अपना असर दिखाएगा, जो शीतकालीन परिस्थितियों को और गंभीर करेगा। गर्मी का तो हमने असर देख ही लिया है, और जिस मौसम को हम बसंत के रूप में जानते थे वह भी अब बसंती नहीं रहा, और प्रकृति के बदलते रूप से ने हमारी सारी व्यवस्था को चरमरा दिया। अब इसके बाद भी अगर हमारे समक्ष समझ में नहीं आता तो फिर हम यह मानकर चलें कि आने वाला समय और अधिक दुष्कर होने वाला है। इससे पहले जब पृथ्वी से जीवन खत्म हुआ था तब कारण ज्वालामुखी या भूचाल जैसी घटनाएं थी, लेकिन इस बार पृथ्वी को संकट में डालने का कारण स्वयं मनुष्य बन रहा है। वह प्रकृति की अनदेखी करने में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम भी कर रहा है। लेखक पर्यावरणविद है, इनका नाम है अनिल प्रकाश जोशी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। महात्मा गांधी जी की वो पंक्तियां याद होंगी आपको। इनका उपयोग आप आंसर राइटिंग में, निबंध में कर सकते हैं कि हमारे प्रकृति के पास इतने संसाधन हैं कि वो हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन स्वार्थी इंसान होगा ना, उसकी जरूरतें पूरी कभी नहीं हो सकती हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये त्रिपुरा देखने को मिलेगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये असम है, ये हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड देखने को मिलेगा आपको। ये ऊर्जा अहंकार का आवरण, मैं और केवल मैं की भावना ही अहंकार है। जब मनुष्य पद प्रतिष्ठा ज्ञान को प्राप्त कर लेता है या किसी भी क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, तब उसके मानस पटल पर अहंकार की रणनीति जन्म लेती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिससे प्रभावित होकर मनुष्य स्वयं को सर्वोत्तम, सर्वज्ञ, सर्वोपरि मानने लगता है। वह अपने को ही संपूर्ण मानने लगता है। अपने समकक्ष वह अपने से योग्य और उत्कृष्ट व्यक्तियों को भी तुच्छ समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार एवं अस्वीकृति के कारण योग्य व्यक्तियों से दूर भागता है। यह अहंकार उसकी व्यक्तिगत उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। वह एकाकी जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। अहंकार एक दुर्गुण तथा मनोरोग है, और अह की दलदल में फंसा धसा मनुष्य सदैव असंतुष्ट, अशांत, तनावग्रस्त रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां जकड़ लेती हैं। अहंकार के सावरण में पोषित होने वाला मनुष्य सद्गुणों को ग्रहण करने से सदैव वंचित ही रहता है, और जिससे वह नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की ओर नहीं बढ़ पाता। और आप देखते हैं अहंकार व्यक्ति सदैव दूसरों को हर क्षेत्र में अपने से न्यून समझता है, और जिसका प्रभाव उसके सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की दुनिया स्वयं से ही शुरू होती है और स्वयं पर ही खत्म हो जाती है। अहंकार का यह आवरण मनुष्य को निराशा तथा नकारात्मकता की ओर ले जाता है, और आप देखिए अहंकार से प्रभावित होकर वह नवीन ज्ञान, उन्नति तथा सृजनता के मार्ग को स्वयं ही बंद कर लेता है। अहंकार के तीव्र प्रवाह में भ्रमित होकर मनुष्य यह भूल जाता है कि इस असीमित एवं अपरिमित ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व शून्य के समान है। अहंकार का यह आवरण मनुष्य की विवेक शक्ति को भी नष्ट कर देता है, और जिससे मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प, पढ़ा करिएगा। ये अलग अलग स्कूली बोर्ड, ये आप देखेंगे तो देश के सभी स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकारों से जो विचार विमर्श करने जा रहा है,
उसके सार्थक परिणाम सामने आने चाहिए। देश भर में सभी 8 से अधिक स्कूली बोर्ड हैं, उनमें से कई स्तरों पर भिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में समस्या की बनती है अ, समस्या ही बनती है। एक तो आप देखते हैं कि विभिन्न स्कूल बोर्डों का पाठ्यक्रम भिन्न है, और दूसरा उनकी मूल्यांकन पद्धति भी अलग अलग है। इसके चलते उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में खासा अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप मेघालय में कक्षा 10वीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत 55 से 56% रहता है। तो आप देखिए, मध्य प्रदेश में 60 से 62%, केरल एवं तेलंगाना में 90% से अधिक। यह किसी से छिपा नहीं कि कुछ स्कूली बोर्ड अधिक उदारता से अंक देने की नीति पर चलते हैं। अलग अलग स्कूली बोर्डों की परीक्षाओं की अवधि में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ स्कूली बोर्ड 1 माह से कम समय में परीक्षाएं संपन्न करा लेते हैं, तो कुछ यही काम 1.5-2 माह में करते हैं। अलग अलग स्कूल बोर्डों के छात्र जब राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में शामिल होते हैं, तो वह उनके 12वीं के अंकों को महत्व दिया जाता है। तो परीक्षा आयोजित के समय आयोजकों के समक्ष कठिनाई पैदा होती है। समस्या केवल यह नहीं है कि राज्यों के स्कूल बोर्डों में पाठ्यक्रम मूल्यांकन के स्तर पर भिन्नता है। समस्या यह भी है कि केंद्रीय स्कूल बोर्डों के स्तर पर भी एकरूपता का अभाव है, और इसका कोई औचित्य नहीं है। चूंकि शिक्षा राज्यों का भी विषय है, इसलिए उन्हें अपने स्कूली बोर्ड संचालित करने का अधिकार है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है कि उनमें कोई सामन ना नजर आए। यह साम इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे देश भर के छात्र एक धरातल पर आएंगे और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हो सकेगी। और सभी स्कूली बोर्डों के पाठ्यक्रम और छात्रों के मूल्यांकन में एकरूपता केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी आवश्यकता जताई गई, या इसलिए भी होनी चाहिए कि ताकि सभी स्कूल छात्रों में एकत्व का भाव बढ़े। और आखिर सभी स्कूली बोर्डों का पाठ्यक्रम करीब करीब एक जैसा क्यों नहीं किया जा सकता है? और आप देखिए, यदि ऐसा किया जा सके तो इससे शिक्षा अधिकार कानून को सही तरीके से क्रियान्वित करने में भी सहायता मिलेगी, और शिक्षा के स्तर पर व्याप्त गैर बराबरी को भी दूर किया जा सकेगा। इसी कारण राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों से पाठ्य पुस्तकों मूल्यांकन विधियों में एकरूपता सुनिश्चित करने को कहा था। यह काम तो अब तक हो जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई राज्य सरकारें केवल इस कारण इसमें रुचि नहीं ले रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ऐसा चाह रही है। यह और कुछ नहीं, राजनीतिक संकीर्णता ही है। सख्ती आवश्यक है। पंजाब में सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की हो रही तस्करी और उसके दुष्प्रभावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी उचित है। अदालत ने ठीक ही कहा कि सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से जो नशीले पदार्थ आ रहे हैं उससे युवा में बेचा जा रहा है, और इससे एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसी प्रकार की तस्करी से जुड़े एक अपराधी के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह भी कहा है कि इस तरह के अपराधियों से सख्ती से निपटना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में ऐसे कई मामले हैं जिनमें इस प्रकार के अपराधियों पर तस्करी के ही कई केस दर्ज हैं। ऐसे अपराधी अक्सर जमानत पर छूट जाते हैं और फिर से तस्करी के कार्य में लग जाते हैं। और यही नहीं, सीमा पार से के तस्करों से मिली भगत कर एक तस्करी के नए नए तौर तरीके भी अपनाते हैं, और जिससे सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये अपने मंतव्य में कई बार सफल भी हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रदेश के हर शहर, हर गांव में नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं। प्रदेश को नशे के दलदल से निकालने के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है ऐसे अपराधियों पर सख्ती से शिकंजा कसा जाए, और प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में कानून को और सख्त बनाए ताकि ऐसे अपराधियों को जल्द जमानत ना मिल सके। और आप देखते हैं कि सख्ती और कड़े दंड के प्रावधान से ही ऐसे अपराधियों को हतोत्साहित कर युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है। ये आप देखिए, पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, और पाकिस्तान हर संभव कोशिश करता है कि भारत में क्या किया जाए, अशांति फैलाई जाए, बिगाड़ा जाए। और देखिए, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। और गुलाब चंद कटारिया है कि राज्यपाल हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। मानव सभ्यता का भविष्य अंतरिक्ष, ये आप देखेंगे। भारत के लिए 23 अगस्त एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की भी याद दिलाता है। यह भारत के लिए एक गौरवशाली क्षण था, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है। क्या बन चुका है? हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है?
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका इसरो की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों को सम्मानित करने का एक विशेष दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि उत्सुकता और लगन से हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अंतरिक्ष मिशनों का उद्देश्य अंतरिक्ष के बारे में समझ बढ़ाना, मानवता के लिए नए ज्ञान का सृजन करना है। अंतरिक्ष अनुसंधान में हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और नए ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। हमारी उत्पत्ति, अन्य ग्रहों के पर जीवन की संभावना और ब्रह्मांड की संरचना जैसी बुनियादी सवालों के जवाब अंतरिक्ष में छिपे हैं। और अंतरिक्ष अनुसंधान ने कई महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास किया, जैसे कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रॉकेट प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये तकनीकें हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली हर कई चीजों, जैसे कि मोबाइल फोन, जीपीएस और इंटरनेट के लिए आधार हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में निवेश से नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। अंतरिक्ष अनुसंधान में हमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, अन्य वैश्विक चुनौतियों को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने और फसलों की निगरानी करने, आपदा राहत कार्यों में भी किया जाता है। भविष्य में अंतरिक्ष में मानव बस्ती स्थापित करने की संभावना भी है। यह मानवता के लिए एक नया अध्याय होगा। पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। और भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसरो ने कई सफल मिशन लॉन्च किए। चंद्रयान, मंगलयान, हाल ही में सूर्ययान जैसे मिशन ने भारत को अंतरिक्ष महाशक्तियों में की श्रेणी में ला खड़ा किया है। और भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान और भी अधिक रोमांचक होने वाला है। मंगल ग्रह पर मानव मिशन, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज और अंतरिक्ष पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भारी संभावनाएं हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान न केवल विज्ञान और तकनीक का एक क्षेत्र है, बल्कि यह मानव सभ्यता का भविष्य भी है। इस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर हम सभी को मिलकर अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने और मानव सभ्यता के विकास में योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिएगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी की जो उपलब्धियां हैं उनको भी याद रखा करिएगा। लिखने के लिए आ जाता है, मुख्य परीक्षा में निबंध भी लिखने के लिए आ जाता है। ये टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ कर तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। और देखिए, जो काम के आर्टिकल हैं उन पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब यूक्रेन यात्रा पर है ना, उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का प्रदर्शन, इसे भी पढ़ लीजिए, देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप लोग पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशन। बदलते राष्ट्रीय हितों एवं क्षेत्रीय संघर्षों के बीच विश्व के तमाम देशों में समयानुसार अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है। ऐसे में संघर्ष समाधान हेतु भारत की विदेश नीति की ऐतिहासिक और पारंपरिक नीतियां यथा वार्ता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्राथमिकता देना आक्रामक देशों के लिए महत्वपूर्ण संदेश है। इस संदर्भ में भारत ने एक बार फिर से अपनी पारंपरिक एवं स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा संपन्न करके यूक्रेन की राजनीतिक यात्रा पर हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की है। उल्लेखनीय है कि पोलैंड नाटो का सदस्य देश है, जबकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने हेतु अग्रसर है। एक तो नाटो के बारे में याद रखिएगा, कहा जा रहा है रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है ना, वो नाटो की वजह से हो रहा है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात कर रहा हूँ, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 32 मेंबर हैं इसमें, 32 सदस्य हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग 1.5 महीने पहले 8 से 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर भी गए थे। और तब से यह निश्चित हो गया था कि अगले कुछ दिनों में वह यूक्रेन की यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में दोनों ही देशों ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि इस यात्रा की योजना अचानक तैयार नहीं हुई है। फरवरी 2022 में रूस से यूक्रेन संघर्ष होने के बाद से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन यात्रा के लिए आग्रह करते रहे। इस साल मार्च में यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को मोदी की यूक्रेन यात्रा के लिए निमंत्रण दिया था। हाल ही में इटली में आयोजित G7 सम्मेलन में बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की की भेंट भी हुई थी। G7 के बारे में भी याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। और G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। ग्रुप 7 की बात हो रही, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम इसके मेंबर हैं। और आप देखते हैं कि जिसमें जेलेंस्की ने मोदी को यूक्रेन आने का निमंत्रण दिया था।
और हालांकि यूक्रेन का निमंत्रण दिया था। हालांकि यूक्रेन जाने से पहले मोदी ने मास्को यात्रा करके न केवल यूक्रेन बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी चौंका दिया। मोदी की रूस यात्रा को अमेरिका और पश्चिम ने अनापेक्षित बताया था, जबकि जेलसिंकी ने तो खुलेआम निराशा जाहिर की थी। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नई दिल्ली को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और विदेश नीति की प्रासंगिकता हेतु यूक्रेन की आवश्यक आवश्यक हो गई थी और वैश्विक संवेदना की उम्मीद। इस यात्रा से यह बात एकदम स्पष्ट है कि जलसिंकी प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध स्थलों का दौरा जरूर कराएंगे, क्योंकि जलसिंकी अब तक दुनिया के तमाम बड़े नेताओं को युद्ध स्थलों तक ले जाते रहे, चाहे वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो या फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो। युद्ध स्थलों तक राष्ट्राध्यक्षों को ले जाने के पीछे जलसिंकी की अब तक यही कोशिश रही है कि दुनिया इस बात को समझे कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर क्षेत्रीय भय और मानवीय संकट पैदा किया, जिससे वैश्विक संवेदना और सहयोग यूक्रेन को प्राप्त हो और रूस को आक्रमणकारी राज्य घोषित कर विश्व समुदाय से अलग थलग किया जा सके। लेकिन यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि भारत ने खुले मंच से कभी भी रूस की आलोचना नहीं की और न ही उसके विरुद्ध लाए गए किसी प्रस्ताव का समर्थन किया। हम लोगों ने हम लोग तटस्थ बने हुए हैं। हाँ, इस बात को नई दिल्ली ने बार बार दोहराया कि दोनों देशों को तुरंत संघर्ष रोक देना चाहिए और शांति हेतु प्रयास करना चाहिए। हालांकि भारत ने इस स्टैंड से यूक्रेन नाटो देश खुश नहीं रहे। वह हमेशा चाहते हैं कि भारत खुलकर उसका साथ दे और रूस पर उनके द्वारा लगाए गए तमाम तरह के प्रतिबंधों पर सहमति दे। लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय और नागरिक हितों को ध्यान में रखकर रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा और जिसको लेकर यूक्रेन ने भारी रोष प्रकट किया। रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को यूक्रेनी लोगों के खून की कीमत का सौदा कहा। हालांकि समय के साथ उनको समझ आया कि भारत के बिना रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता है, जिसको लेकर नाटो देशों ने भी कई बार भारत से मध्यस्थता का आग्रह किया। क्या किया? आग्रह। और ऐसे में संघर्ष के लगभग आप देखेंगे कि 2.5 साल बाद नरेंद्र मोदी की इस यूक्रेन यात्रा से नाटो देशों की भी अपेक्षाएं अधिक होंगी। भारत की रणनीति। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंधों में निरंतर प्रगति हुई है और जबकि यूरोप के बड़े क्षेत्रफल वाला देश यूक्रेन नाटो के सदस्य बनने की ओर अग्रसर है, तो भारत अधिक समय तक दूरी नहीं बनाए रख सकता है। और क्योंकि यूक्रेन से दूरी का अर्थ है नाटो देशों से दूरी। दूसरे, भारत की सीमा क्षेत्र और आर्थिक मोर्चे पर चीन एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में दोनों स्तर पर यूरोप का सहयोग भारत को प्राप्त होगा, क्योंकि यूरोप राष्ट्र एशिया में अपने हितों को चीन नहीं बल्कि भारत के करीब पाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, यूक्रेन संघर्ष के बाद से ही रूस और चीन के बीच सहयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और आप देखिए और निकट भविष्य में दोनों के बीच और भी बेहतर संबंधों की उम्मीद है। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि यूरोपीय प्रतिबंधों के खिलाफ भारत और चीन दोनों ही रूस को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय और आर्थिक हितों के मद्देनजर आवश्यकता इस बात की है कि भारत रूस चीन मित्रता का विकल्प तलाशे। ऐसे में यूरोप से और भी प्रकार संबंध स्थापित करने के लिए यूक्रेन यात्रा एक बेहतर कड़ी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ 2 साल से अधिक समय से चल रहे रूस के साथ संघर्ष ने स्पष्ट कर दिया कि थोड़े बहुत नुकसान के अलावा रूस यूक्रेन का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत यूक्रेन संबंध भारत और यूरोपीय देशों के मध्य संबंधों की तरह नए आयाम स्थापित करेगा। व्यापारिक संबंध। तो भारत उन देशों में शामिल है जिसने 1991 में सोवियत संघ से अलग होते ही यूक्रेन को सबसे पहले मान्यता दी थी। यूक्रेन ने भी 1993 में नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया था। कूटनीतिक संबंधों के अलावा दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों में निरंतर प्रगति की। यूक्रेन संघर्ष से पहले एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत यूक्रेन का सबसे बड़ा भागीदार देश था। भारत मेडिकल वस्तुएं, फर्टिलाइजर, तिलहन, अन्य खाद्यान्नों का प्रमुख आयातक था। वर्ष 2020-21-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत यूक्रेन के बीच कुल $338 करोड़ का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत ने यूक्रेन को $47 अरब मूल्य का निर्यात किया था, जबकि $291 मूल्य का आयात किया था। लेकिन फरवरी 2022 के बाद से इसमें आप देखेंगे कि निरंतर गिरावट देखी गई है। संघर्ष की वजह से यूक्रेनी कृषक बर्बाद हो गए, अन्य नागरिक व मजदूर पलायन कर गए और जिससे एशिया और यूरोप के देशों में खाद्यान्न समस्या देखने को मिली है। जेलसिंकी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार संबंधों पर विशेष चर्चा की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कीव में भारतीय डायस्पोरा और छात्रों से भी संवाद करेंगे। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने भारतीय
छात्र जाते हैं। इन छात्रों की संख्या लगभग 20,000 है, लेकिन रूस आक्रमण के समय छात्रों को वापस लाना पड़ा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता डायस्पोरा और छात्र हितों पर जैल सिंह से चर्चा है। रूस के लिए नरेंद्र मोदी की यात्रा के मायने, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो अपनी स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सहस्थिति की विदेश नीति के लिए जाना जाता है। विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में भी इस बात को दोहराया। स्वाभाविक है कि आप देखेंगे कि मोदी की हालिया रूस यात्रा के दौरान जिस प्रकार की प्रतिक्रिया यूक्रेन नाटो देशों ने व्यक्त की थी, उस तरह की प्रतिक्रिया रूस की नहीं होगी। लेकिन इस यात्रा से मॉस्को बहुत सहज हो, इसकी भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रारंभ होने के बाद से ही भारत रूस के पक्ष में खड़ा रहा, लेकिन रूस से शांति बनाए रखने की अपील भी करता रहा। रूस ने भी भारत की इस संतुलित नीति की कई बार तारीफ की है, लेकिन अब जब मोदी की कीव यात्रा नियोजित है तो पूरी संभावना है कि रूस भी भारत के साथ संबंधों का विकल्प तलाश सकता है। हालांकि कुछ विद्वान भारत को रूस के साथ संबंधों के लिहाज से इस यात्रा को महत्व नहीं देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में इस यात्रा से रूस भारत संबंधों में कोई नकारात्मकता नहीं आएगी। भारत आप देखते हैं कि हमेशा से इस बात पर कायम रहा कि जहां कहीं भी संघर्ष होगा, संघर्ष से पीड़ित लोग होंगे, उनकी सहायता करना भारत का कर्तव्य है। पीड़ितों की रक्षा और सहयोग भारत की विदेश नीति की प्राथमिकता है। रूस यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों के लिए खाद्यान्न सामग्री, मेडिकल उपकरण एवं अन्य राहत एवं बचाव सामग्री भेजता रहा। और भारत ने आप देखते हैं कि युद्ध पीड़ितों के पक्ष में वैश्विक मंचों पर भी यहाँ किया है, और जिसको लेकर रूस ने भी कभी कोई आपत्ति नहीं की है। ऐसे में आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा मात्र से भारत रूस संबंधों पर कोई विशेष असर हो, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है। रूस ने भी कई मंचों पर इस बात को दोहराया कि भारत रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करवाने में सक्षम है, और वैश्विक राजनीति के नजरिए से यह यात्रा भले ही द्विपक्षीय संबंधों के निमित्त हो रही हो, लेकिन इसका महत्व व्यापक और सकारात्मक होगा। भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति वैश्विक समुदाय के लिए उदाहरण है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री का रूस के तुरंत बाद यूक्रेन की यात्रा पर जाना संघर्ष समाधान हेतु भारत की रुचि को प्रदर्शित करता है। साथ ही वैश्विक मुद्दों को लेकर भारत की नीतिक क्षमता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दिया करिएगा। ये अंतरिक्ष में खनन पर चिंता, ये भी देख लीजिए, ये भी काम है का है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जा रहा है ना। तो मानव सभ्यता के इतिहास में दर्ज इस तथ्य के ऐतिहासिक पहलू खोजे जाएं कि आखिर इंसान में सबसे ज्यादा संघर्ष, शोध, अन्वेषण और निवेश किस काम में किया गया, तो जवाब मिलेगा कि यह सब कुछ संसाधनों की तलाश में किया गया। जैसे यूरोप के लोग मसालों की खोज में दुनिया के विभिन्न देशों में गए, अमेरिका के लोग सोना, तेल, लकड़ी और नई जमीनों की खोज में यहाँ वहां भटके। यूरोप और अमेरिका के दोनों देशों ने संसाधनों पर विजय प्राप्त करने के कारण ही इतनी प्रगति की है। उनमें से ज्यादातर की गिनती विकसित देशों में होती है। हालांकि अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब इंसान अंतरिक्ष में शोध खनन की दिशा में प्रयासरत है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के विज्ञानी भी अब अपनी भावी अंतरिक्ष और चंद्र मिशनों की सहायता से पृथ्वी से दूर पिंडों पर खनन की संभावना तलाशने में जुट गए हैं। कह सकते हैं यदि भारत विकसित देशों की कतार में पहुंचना चाहता है तो उसे संसाधनों की खोज के ऐसे ही नए ठिकानों की खोज करनी होगी। ऐसे ही घटेगा अंतरिक्ष से दोहन का खर्च। आज भले ही अंतरिक्ष में संसाधनों की खोज और खनन का काम खर्चीला और बेहद महंगा लगता हो, लेकिन संभव है कि आगे चलकर कम खर्च में ऐसा करना संभव हो जाएगा। इसका एक उद्देश्य और है, और वह यह है कि यदि कभी हमारी पृथ्वी के सामने संसाधनों के अभाव का संकट खड़ा होने लगे तो उन संसाधनों को अंतरिक्ष से बटोर लाया जाए। खासतौर से जिस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने सारे स्पेस मिशनों को बेहद किफायती बनाकर उन्हें संचालित करता है, उसमें ऐसी संभावनाएं आकार लेती दिखाई देती। हाल ही में इसरो की एक इकाई स्ट्रैट के निर्देशक BN रामकृष्ण ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि इसरो का अगला उद्देश्य भावी चंद्रयानों को चंद्र सतह पर ज्यादा समय के लिए सक्रिय रखना है, ताकि उससे चंद्रमा पर पानी के अलावा अन्य खनिजों की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। इसके लिए ऐसी तकनीक विकसित की जा रही जिससे मदद से चंद्रयान और अधिक समय आप देखते हैं कि तक चंद्रमा पर टिक सकेगा। इसरो के विज्ञानियों के अनुसार अब उनका उद्देश्य अंतरिक्ष से सोना, प्लेटिनियम, अन्य महंगे खनिजों को खोज, खनन, माइनिंग की संभावनाओं का पता लगाना है। इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुइपर बेल्ट में खनन की कोशिश से शुरू करना है, ताकि वहां से सोना, प्लेटिनम आदि अन्य
महंगी महंगी धातुओं की माइनिंग कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने का प्रबंध किया जा सके। काइपर बेल्ट उन बर्फीले ग्रहों के पिंडों का संग्रह है जो नेपच्यून के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और पृथ्वी के संसाधनों के समाप्त होने की आशंका। बेशक धरती की कोख में अकूल खनिज संपदा है और इसकी तह में उतरकर इंसान ने उसे हासिल भी किया, लेकिन ध्यान रखना होगा कि यह संपदा अब घटने लगी है। पृथ्वी के संसाधनों की भरपाई कहाँ से और कैसे होगी, इसके विकल्प और उपाय खोजे जा रहे हैं। इन विकल्पों की चर्चा के तहत ही इंसानों के निशाने पर अब अंतरिक्ष है, लेकिन चंद्रमा और क्षुद्र ग्रहों समेत अन्य अंतरिक्षीय पिंडों पर खनन की जरूरत क्या है। और इसके लिए जानना जरूरी है कि अगले 50 से 100 वर्षों में पृथ्वी पर मौजूद सोना, चांदी, लेड, जिंक, कॉपर आदि, टिन आदि सभी धातुओं और खनिजों की पूरी तरह दोहन कर लिया जाएगा। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले जिस लिथियम के विशाल भंडारों की खोज हाल के वर्षों में हुई है, वे भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में इसरो समेत विश्व की अन्य सरकारी व निजी अंतरिक्ष एजेंसियां भी इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर रही कि क्या अंतरिक्ष यानों, टेलीस्कोप की मदद से चंद्रमा, बृहस्पति, काइपर बेल्ट के अलावा ऐसे क्षुद्र ग्रहों की तलाश की जा सकती है। और आप देखते हैं कि जिसमें वांछित संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। करीब एक दशक पहले कैलिफोर्निया स्थित खगोल विज्ञानी मोना ए डेल्टीस्क्वायर ने जानकारी दी थी कि बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के वायुमंडल में हीरों का अकूत भंडार मौजूद है। दावा किया गया था कि इन ग्रहों के वायुमंडल में द्रवीभूत हाइड्रोजन और हीलियम के कुंडों में हीरो की विशाल मात्रा मौजूद है। विज्ञानियों के अनुसार इस अंबार को डायमंड बर्ग कहना ज्यादा उचित होगा। विज्ञानी पिछले 40 से 50 वर्षों से यह दावा भी करते रहे कि यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों के केंद्र में ही हीरों की विशाल का मात्रा मौजूद है। और आप देखिए, परंतु संभव वहाँ ये हीरे द्रव रूप में हो सकते हैं। बहरहाल इसरो के नए इरादों से विज्ञान जगत की उस संभावनाओं को और बल मिला जिसके अनुसार पृथ्वी पर कम पड़ने वाली संसाधनों की भरपाई अंतरिक्ष से खनन के जरिए मिलने वाले संसाधनों से की जा सकती है। ये आप देखिए, इस तरह से आप देखेंगे जो दैनिक जागरण है ना, उसका संपादकीय पार्ट होता है ये कवर। साइबर ठगी का नया पैंतरा। आजकल आप देखते हैं कि साइबर ठगी भी खूब हो रही है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। साइबर ठगों ने लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए इन दिनों एक और नया तरीका अपनाया जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। इसमें ठगी करने वाले लोगों को फंसाने के लिए ब्लैकमेलिंग या फिर भया दोहन का खेल खेलते हैं। लोग उनके जाल में फंस भी जाते हैं और इसमें ठग पुलिस, सीबीआई या फिर आबकारी अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं और डराकर उन्हें घर पर ही बंधक बना लेते हैं। सबसे पहले ठग फोन करके बताते हैं कि आपका आधार कार्ड, सिम कार्ड, बैंक खाता आदि का उपयोग किसी गैरकानूनी काम के लिए हुआ है। यहाँ से लोगों को डराने धमकाने का खेल शुरू होता है और फिर ठगी का लक्ष्य पूरा किया जाता है। ठग वीडियो कॉल में अपनी तस्वीर के पीछे के दृश्य को किसी पुलिस स्टेशन की तरह आप देखते हैं कि बना लेते हैं और जिसे देखकर पीड़िता डर कर उनकी बातों में आ जाती है और ठग जमानत की बात कहकर लोगों से ठगी शुरू करते हैं। वे व्यक्ति को वीडियो कॉल से ना तो हटने देते हैं, ना ही किसी को फोन करने देते हैं। एक घटना की पीड़ित नोएडा में रहने वाली एक महिला का कहना था कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोरियर कंपनी के कर्मचारी ने फोन करके बताया कि उनके नाम से भेजे गए पार्सल में नशीला पदार्थ मिला। महिला ने जब इस तरह के किसी भी पार्सल की जानकारी ना होने की बात कही तो फोन करने वाले ने बताया कि वह इसकी शिकायत मुंबई साइबर अपराध शाखा में दर्ज करवा रहा है। उसके बाद महिला के पास एक वीडियो कॉल आया जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति के पीछे का दृश्य किसी पुलिस स्टेशन का था। पुलिस अफसर बनकर बात कर रहे व्यक्ति ने वीडियो कॉल पर महिला को रात भर सोने नहीं दिया। उसे डरा धमका कर करीब 5.20 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा करवा लिए। महिला को 24 घंटे से अधिक समय तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। और इसी तरह का एक और मामला बेंगलोर की एक 29 वर्षीय महिला वकील द्वारा हाल ही में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति ने फोन करके उसे 2 दिनों तक डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर रखा था और उसने खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय कुरियर कंपनी का कार्यकारी अधिकारी बताया था। ऑनलाइन जालसाजी ने न केवल उससे 14.57 लाख रुपए ठग लिए बल्कि मादक पदार्थ परीक्षण के बहाने उसे कैमरे के सामने नग्न होकर खड़े होने को भी कहा। बाद में उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने उन्हें 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उसके वीडियो सार्वजनिक कर देंगे। वहीं फरीदाबाद की 23 वर्षीय महिला से साइबर ठगी में फर्जी सीमा शुल्क अधिकारी बनकर 11 लाख रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने घटना के समय महिला को गिरफ्तार कर डर दिखाकर डराया, उसे लगभग 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। इसी तरह जयपुर में रहने वाली एक महिला बैंक मैनेजर के पास साइबर ठग का फोन आया। उसने खुद को दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का अधिकारी बताते हुए आपके आधार कार्ड पर ली गई एक सिम का उपयोग अवैध कार्यों के लिए किया जा रहा है।
मैनेजर यह सुनकर हैरान रह गए। इस दौरान एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने महिला को वीडियो कॉल पर आने को कहा और इस तरह करीब 5 घंटे तक उसे डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने उसने आप देखें रुपए भेजने को कहा। डर के मारे मैनेजर ने अपनी एफडी तोड़कर 70 लाख रुपए ठग द्वारा बताए गए खाते में डाल दिए। ऐसे अनेक घटनाएं देश के अलग अलग शहरों में घटित हो चुकी हैं। आए दिन ऐसी खबरें अखबारों में छपती और सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर प्रसारित होती रहती हैं। इसके बावजूद लोग साइबर ठगों के जाल में फंस जा रहे हैं। ये ठग इतने शातिर होते हैं कि लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर जैसा चाहते हैं वैसा उनसे कराने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि इस तरह के अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार भी कार्रवाई कर रही है। हालांकि हाल ही में सरकार ने तेजी से बढ़ रही डिजिटल अरेस्ट और भयादोलन की घटनाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 स्काइप खातों को प्रतिबंधित किया है और बावजूद इसकी इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। और आप देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी की शिकायतें देश में दर्ज हुई हैं। पिछले एक दशक में 1 जून 2014 से लेकर 31 मार्च 2023 तक भारतीय बैंकों में आप देखिए 65,017 ठगी के मामले सामने आए, जिसमें आप देखते हैं जिनमें 4.69 लाख करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। अभी तक साइबर अपराधी यूपीआई धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ओटीपी धोखाधड़ी, नौकरी के नाम पर ठगी, सामान आपूर्ति आदि के जरिए लोगों को चूना लगाते रहे। अब डिजिटल हाउस अरेस्ट भी साइबर अपराधियों का हथियार बन रहा है। दरअसल ये सब साइबर ठगों के लोगों को डराने धमकाने के फर्जी तरीके हैं। कोई भी जांच एजेंसी या पुलिस किसी को फोन करके धमकी नहीं देती। हर जांच एजेंसी के अधिकारी पुलिसकर्मी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई करते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति के पास डराने धमकाने के लिए इस तरह के फोन आते हैं तो तुरंत इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस को दी जानी चाहिए या फिर राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता सेवा 1930 है ना, जो इस पर फोन करके शिकायत दर्ज करनी चाहिए। और साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर साइबर पोस्ट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर कोई संदेश या फिर ईमेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को देना चाहिए। अगर किसी कारण फोन उठा लिया गया और वीडियो कॉल पर कोई धमकी देने लगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करके शिकायत करानी चाहिए और किसी भी तरह डरना और पैसे नहीं भेजना चाहिए। अगर कोई झांसे में लेने का प्रयास करे तो उसके नंबर को तत्काल ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर कोई संशय हो तो पुलिस विभाग की वेबसाइट पर तमाम जानकारियां उसके अफसरों के नंबर रहते हैं, उससे भी जानकारी भी ली जा सकती है। प्राथमिकी की धमकी देने वाले को नजरअंदाज करना चाहिए। इसके अलावा किसी के साथ अपनी निजी जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अन्य बैंकिंग ब्यौरे साझा ना करने चाहिए। कोई भी बैंक या सरकारी गैर सरकारी संस्थान पिन, ओटीपी आदि की जानकारी नहीं पूछता है। ऐसे में किसी से अपनी निजी जानकारियां गलती से भी साझा नहीं करनी चाहिए। साथ ही अपने सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट आदि के पासवर्ड समय समय पर बदलते रहना चाहिए ताकि साइबर ठगी से बचा जा सके। और एक बात याद रखिएगा, थोड़ी जागरूक भी रहिए। कोई कुछ भी कह रहा है आप मान ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोगों का कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए। धन्यवाद।